दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग योग के विषय में कुछ बात करेंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके विषय में जानकारी रखना कि योग हम लोग क्यों करते हैं। दोस्तों, आपको मैंने पिछले वीडियो में एक योग के बारे में बताया था कि योग क्या है और योग कौन कर सकता है। इसके विषय में मैंने एक अच्छा क्लास देने का प्रयास किया था और इसके 8 अंगों के विषय में बताया था, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि। तो ये 8 अंग हमने बताए थे और उसमें यह भी बताया था कि यम क्या है, नियम क्या है और आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, ध्यान क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है। इन सब विषयों के बारे में चर्चा की थी। तो विशेष रूप से आज हम लोग उसी विषय पर, उसी टॉपिक से थोड़ा सा अलग बात करेंगे कि योग क्या है और योग को हम लोग किस तरह वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर इस 8 नियमों को देखते हुए अगर अपने आप को, यह तो स्वाभाविक है कि जो भी योग गुरु बनता है, जो योग शिक्षक बनता है या योग गुरु बनता है, वह इन विषयों को अवश्य जानता होगा और जानकर ही बनता है। तो स्वाभाविक है कि इनके विषयों को जानते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो ही एक अच्छा योग शिक्षक बन सकते हैं। तो इनके वर्गीकरण को हम पहले समझेंगे। वर्गीकरण को समझने के लिए जैसे हम जानेंगे कि योग जो है उनको किन किन तरह से किस किस तरह से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। अब जैसे योग है, योगासन, तो उसको हम लोग सबसे पहले 2 भाग में बांटते हैं। 2 भाग में क्यों बांटते हैं? क्योंकि 2 भाग में इसलिए बांटते हैं कि इसमें ध्यानासन अलग होता है, वह बिल्कुल अलग चैप्टर है, और स्वास्थ्यासन बिल्कुल अलग चैप्टर है। तो स्वास्थ्यासन में जो हम लोग आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, ये सभी ग्रुप्स आ जाते हैं। जैसे कि सिर के व्यायाम, धड़ के व्यायाम, कंधों के व्यायाम, पेट के लिए व्यायाम, कमर के लिए व्यायाम, अपने टांगों के लिए व्यायाम, या पूर्ण रूप से शरीर के लिए व्यायाम, खड़े होकर करने वाले व्यायाम, लेट कर करने वाले व्यायाम, उल्टा लेट कर करने वाले व्यायाम, या सीधा लेट कर करने वाले व्यायाम। तो ये सब व्यायामों का और आसनों का वर्गीकरण है। पर जो मुख्य रूप से ध्यानासन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति ध्यानासन में परिपूर्ण होता है वह योगासन में परिपूर्ण हो, और जो योगासन में स्वास्थ्यासन अर्थात योगासन में परिपूर्ण होता है वो ध्यानासन में परिपूर्ण हो। और इसमें दोनों में से सबसे अधिक सर्वोत्तम ध्यानासन माना जाता है। क्योंकि ध्यानासन क्या है? ध्यानासन एक तरह से अपने मन, आत्मा, शरीर सभी को एकाग्रचित करके किसी अच्छे काम में लगाए रखना और संपूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, यह सब विषय तो बाद में आता है। मतलब ध्यानासन में ये पूर्ण रूप से एक अलग दिशा है और योगासन जो है पूर्ण रूप से एक अलग दिशा है। पर 8 नियमों के अंतर्गत हमने बताया था कि जो भी हम लोग योगासन करते हैं, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कठिन व्यायाम नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, बहुत कठिन आसन, जैसे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो चक्रासन नहीं कर सकते, शीर्षासन नहीं कर सकते। एक बात आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप इस भ्रम में न रहें कि अधिक कठिन व्यायाम करने वाले ही योगी होते हैं। यह
आपके दिमाग में बैठा हुआ एक भ्रम है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कठिन व्यायाम करने वाले होते हैं वो बहुत बड़े योगी होते हैं, और वे सिर्फ एक डेमो है। हो सकता है किसी किसी का शरीर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता हो, तो उसके वजह से वो काफ़ी कठिन आसन भी कर लिया करता हो, और किसी किसी का शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। तो कोई बात नहीं, बहुत ऐसे आसन हैं जो कि सभी लोग नहीं कर सकते, और कठिन आसन है जो नहीं कर सकते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ध्यान रखेंगे, जितना अधिक लाभ साधारण आसनों से मिलता है शरीर के लिए, अगर आप योगासन एक डेमो के लिए आप आसन कर रहे हैं तो अलग बात है, दूसरों को दिखाना है, सूर्यासन शीर्षासन कर रहे हैं, चक्रासन कर रहे हैं, या फिर रस्सी पर चल रहे हैं, या फिर आप छलांग लगा रहे हैं, स्टंट मार रहे हैं, तो अगर ये दूसरों को दिखाना है और स्टंट कर रहे हैं, तो यहाँ योग को एक चिकित्सा का माध्यम बनाया गया है, ये सर्कस नहीं है। यह सब चीज़ जो होता है वो सर्कस का चीज़ होता है कि बड़ा बड़ा स्टंट करना, वो अपने फिटनेस के आधार पर करता है। हो सकता है आपके अंदर इतनी फिटनेस नहीं है, हमारे अंदर इतनी फिटनेस नहीं है, पर मैं आपको यह बात पूर्ण रूप से बता देना चाहता हूँ कि योगासन में या व्यायाम में जितना अधिक लाभ साधारण व्यायाम से मिलता है उतना कठिन आसन से नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 2 पेशेंट्स आते हैं और दोनों को खांसी है, और दोनों को अगर खांसी है तो दोनों को सिरप देना पड़ेगा, कफ सिरप देना पड़ेगा। अगर कफ सिरप से ठीक होने वाला है खांसी तो उसे कफ सिरप देना पड़ेगा, पर उसमें से एक को दमा का भी शिकायत है और श्वास प्रॉब्लम है, मतलब हाफ का भी शिकायत है, और एक नॉर्मल खांसी का पेशेंट है, और एक व्यक्ति और वहाँ पहुँचा है जिसको शुगर है। तो उनको क्या आप कौन सा मेडिसिन देंगे? उनको आप कौन सा मेडिसिन देंगे? जिनको नॉर्मल खांसी है उनको तो आप कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं, मतलब नॉर्मल एक कफ सिरप दे सकते हैं, पर जिनको शुगर है उनको तो आप शुगर फ्री कफ सिरप ही ना देंगे। जिनको दमा है, जो ब्रोंकियल प्रॉब्लम है, तो उनको उसी टाइप का ना सिरप देंगे या मेडिसिन देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, और ना ही मेरा किसी से कोई कंपटीशन लेने का प्रयास करता हूँ। मैं जो भी सिखाता हूँ, जो भी बताता हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं, अपने तथ्य हैं और अपना अनुभव है, और किसी दूसरे विषय को लेकर मैं यहाँ मतलब चर्चा करने के विषय में नहीं हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका प्रकृति कुछ और है, तो उसके प्रकृति के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और किसी व्यक्ति का प्रकृति कुछ और है तो उसका ट्रीटमेंट उसके प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए। तो यह सत्य है, और प्रकृति के हिसाब से किसी की भी चिकित्सा करना काफ़ी आवश्यक है। पिछले विषय में मैंने कपालभाति के बारे में मैंने बताया था, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि सर ऐसा आप बोले कि अधिक देर तक नहीं करना चाहिए, तो हम बहुत से योग गुरु तो हैं जो कि अधिक देर तक करने के लिए बोलते हैं, तो हम क्या करें। तो सबसे बड़ी बात है कि योग गुरु अगर होंगे तो वो अधिक देर तक भले ही बोलते हैं, पर वो तरीका भी बतलाते होंगे। प्रॉब्लम योग गुरु का नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों का है जो लोग टीवी देखकर या कहीं से कुछ सीखकर उसके विषय में जान जाते हैं कि ऐसे कपालभाति करने से यह रोग ठीक होता है।
और सबको वही बताते रहेंगे। जैसे कि एक दवा का नाम जान गए कि सीना रेस्ट से थोड़ा बुखार उतरता है, सर्दी में भी काम करता है, सर दर्द भी ठीक होता है, तो जहाँ जाएंगे उनको बताते रहेंगे कि सीना रेस्ट ले लो, खा लो, ठीक हो जाएगा, वज्रासन कर लो, ठीक हो जाएगा। ये तो नहीं, यह बिल्कुल गलत वे है, यह बिल्कुल गलत रास्ता है। हर आदमी का अपना एक अलग प्रकृति होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई वज़नी होता है, किसी का वज़न काफ़ी कम होता है, किसी को शुगर होता है, किसी को दमा होता है। सबका अपना अपना नेचर है, सबका अपना अपना प्रकृति है। तो डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर उस रोगी के प्रकृति को पहचान कर उसकी चिकित्सा करता है। मैं एक डॉक्टर हूँ और आपके प्रकृति के हिसाब से जो भी सिखाता हूँ, योगासन या आसन व्यायाम, उसके अनुसार सिखाता हूँ, उसके अनुसार उसकी चिकित्सा सिखाता हूँ। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि योग गुरु कौन सिखाते हैं कि 1 घंटा करो, आधा घंटा करो या 15 मिनट करो, ऐसा नहीं है। कोई भी योग गुरु अगर कहता है कि अधिक देर तक अधिक देर तक कपालभाति करो या कोई आसन करो, तो हम निश्चित रूप से उसका तरीका भी बतलाते होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वह अहंकार होता है, और मैं प्रयास करता हूँ कि ये चीज़ मेरे अंदर ना आए। और आप भी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, प्रयास रखें कि इन चीज़ों को अपने अंदर न आने दें। बेवजह की बातों से कोई मतलब नहीं है, बेवजह की बातों में ध्यान देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाता हूँ बस। जो अच्छे मार्ग से हट चुके हैं, जो सही मार्ग से अलग हो चुके हैं, उनको मैं सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करता हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं करता। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि किसी भी व्यायाम को आप अच्छे ढंग से करें, और मैं प्रयास करता हूँ और हर व्यक्ति के नेचर के हिसाब से उसका समाधान बताता हूँ। धीरे धीरे आने वाले समय में हर एक चीज़ के ऊपर मैं व्यायाम बताऊँगा, और यह भ्रम अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दें कि जो अधिक कठिन आसन कर लेता है वही अच्छा योगी है। यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि साधारण से साधारण व्यायाम है जिनसे रोगी जितना अधिक ठीक होता है। कठिन आसन से कोई रोगी उतना रोगी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एक रोगी व्यक्ति जो रोग से ग्रसित है वह कठिन आसन कर भी नहीं सकता। उसका इलाज मात्र साधारण व्यायाम से, साधारण आसन से ही हो सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो डेमो के लिए ठीक है, दिखाने के लिए ठीक है। जैसे कि मत्स्यासन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मत्स्यासन कर लिए, मत्स्यासन से तो काफ़ी फ़ायदे हैं, पर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते। आप चक्रासन नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते। मैं इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने अपने इस चैनल पर शुरू किया है। जो भी कहना बताना, तो आपको बिल्कुल अंधकार से मुक्त किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं और ठीक होना, तो साधारण से साधारण व्यायाम करके भी ठीक हो सकते हैं। मदारी वाले भी बहुत अच्छे अच्छे स्टंट करते हैं, रस्सी के ऊपर चलते हैं, बांस के ऊपर पैर बांध करके चलना शुरू कर देते हैं। लोग आते हैं, 5 रुपया 10 रुपया उनके सामने फेंक देते हैं और चले जाते हैं। एक योग शिक्षक से कठिन काम वो करते हैं। मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि कोई योग शिक्षक रस्सी पर चला हो आज तक। तो ये कठिन व्यायाम करना ज़रूरी नहीं है, सही व्यायाम करना, सही आसन करना और निरोग रहना सबसे ज़्यादा आवश्यक। तो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अंधकार मुक्त रहें, खुश रहें और मस्त रहें। नमस्कार।